नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव अब शुरू है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें 102 सीटों पर जनता जनार्दन अपना मत डालेगी। 21 राज्यों में होना है यह चुनाव। पहले चरण का 7 चरण में इस बार 2024 का चुनाव है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर उत्तर पूर्व को देखिए तो यह उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, यहां पर भी मणिपुर में जहां से 2 सीटें हैं उसमें भी 2 चरण में चुनाव है। और असम, वहां पे भी जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर 3 चरण में चुनाव बटा हुआ है, बस 14 सीटें हैं। इनके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खास है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है एक एक राज्य में 7-7 चरणों में 5-5 चरणों में जो चुनाव बांटा गया है, इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। और साथ ही सवाल जुड़ा हुआ है कि अगर भारत में इतना डेवलपमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, तब फिर इतने चरणों में क्यों चुनाव करा रही है सरकार। लेकिन आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु पर, एक ऐसे राज्य पे जहां मोदी जी का भी फोकस बहुत ज्यादा है। 39 सीट्स हैं तमिलनाडु में। आइए देखते हैं कि इन 39 सीट्स में क्या दांव खेले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। भारत के नक्शे में लोकसभा सीट के हिसाब से तमिलनाडु 5वें नंबर का राज्य आता है सीटों के इंपॉर्टेंस के हिसाब से। यहां से 39 सीट हैं। पिछले चुनाव में 38 गई थी डीएमके कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन अलायंस को, 1 थी अन्ना द्रमुक के पास। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया है, सारा फोकस रखा है। 7-7 बार इस राज्य का दौरा किया है, 4 दिन तक रोड शो, लोगों से मिलना, भाषण देना, सब कुछ इस राज्य में अपनी जीत हासिल करने के लिए किया है। ऐसा क्या खास है तमिलनाडु में, यह जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 चीजें जो उत्तर भारत सबसे ज्यादा जानता है तमिलनाडु के बारे में। पहला ये कि देश के प्रधानमंत्री ने जब नई बनाई संसद, उसके ऊपर जो संगोल लगाया, उसका कनेक्शन भी तमिलनाडु से है। वहीं से यह राजदंड आया और मोदी जी ने क्लेम किया कि यह उनके तमिलनाडु प्रेम का एक हिस्सा है। दूसरा दांव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला वह था तमिल काशी संगम के रूप में। काशी के बाद वह स्थापित करना चाहते थे कि तमिलनाडु भी दूसरा काशी है, और यहां से वहां तक बड़े पैमाने पर कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, रिलीजियस एक्सचेंजेस हुए। तमिलनाडु से वहां लोग गए, यानी बनारस गए जो उनकी खुद की संसदीय क्षेत्र है, और वहां से यहां लोग आए। और तीसरा सबसे बड़ा दांव, द ग्रेट सनातन वॉर। जी हां, डीएमके पर हमला बोला एमके स्टालिन, वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि पर, कि वह सनातन के विरोध में है। और इस तरह से जो द्रविड़ पॉलिटिक्स के लिए यह राज्य जाना जाता है, तमिलनाडु यानी द्रविड़ पॉलिटिक्स। और द्रविड़ पॉलिटिक्स की खासियत है कि वह समानता पर आधारित है। यहां पर जो कास्ट इक्वेशंस है वो बिल्कुल दूसरे ढंग से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यह पेरियार की जमीन है। पेरियार ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ एक बहुत लंबी तीखी लड़ाई छेड़ी थी। इसीलिए यहां पर जो राज्यपाल हैं मिस्टर रवि, वह जब भाषण देते हैं सदन में, तब न पेरियार का नाम लेने को तैयार होते हैं, न अम्बेडकर का नाम लेने को तैयार होते हैं, और इसे भी डीएमके एक मुद्दा बनाता है। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो बहुत तीखी है कि यहाँ डीएमके और अन्ना द्रमुक के बीच अभी तक यह राज्य में पॉलिटिक्स चलती रही है। डीएमके ने अपना निशाना बहुत साफ, तीखा और कोई भी कंफ्यूजन वाला नहीं रखा है। उनके निशान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इसकी कमान संभाली है स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने। उन्होंने साफ साफ कहा है, एक नया नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मिस्टर 29 पैसा। और उन्होंने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री देश के हर नागरिक से 1 रुपए कर के तौर पे वसूलते हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए सिर्फ और सिर्फ 29 पैसे ही खर्च करते हैं, बाकी पैसे उनके कॉर्पोरेट दोस्तों के पास जाते हैं। तो यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। साथ ही वेज नॉन वेज का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक उसी तरह से जैसे ममता बनर्जी ने
बंगाल में लोगों से कहा कि अगर आप बीजेपी को जिताएंगे तो सबको शाकाहार बीजेपी खिलाएगी। तो यह दो कल्चरल मुद्दे हैं, लेकिन साथ ही साथ यह ध्यान दीजिए कि एक जो एम्स मदुरई वाला मुद्दा है वह भी लगातार जोर पकड़ रहा है। मोदी लाख कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट की बात करने के लिए, लेकिन उनके डेवलपमेंट की बड़ी निशानी के तौर पर डीएमके पेश कर रहा है मदुरई का एम्स, जो 2015 से अलॉटेड है और 2024 तक उसमें बिल्डिंग तक नहीं बनी है। और मोदी जी और उनकी सरकार लगातार इस पे झूठ बोलती रही है कि 95% काम हो चुका है। अब देखना यह दिलचस्प है कि मोदी जी जिन 3 सीटों पर केंद्रित हैं, पहला कोयंबटूर जहां से अन्नामलाई उनके खास उम्मीदवार हैं जिन पे बहुत बड़ा दांव है, और यह पूरी बेल्ट ऐसी भी है जिसपे आरएसएस का पुराना काम है। दूसरी नीलगिरी जहां से मुरुगन को उम्मीदवार बनाया है, और तीसरी तिरुनेलवेली जहां पर पुराना काम आरएसएस का रहा है। इन 3 इलाकों में फोकस है। साथ ही साथ मोदी जी चेन्नई में भी रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर तेलंगाना और पुडुचेरी की जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। लिहाजा एक सीन बहुत साफ है कि 19 तारीख का जो वोट है वह तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी, उसके ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के इस गढ़ से क्या कुछ सेंध लगा पाते हैं, क्या कोई सीट मिलेगी, या मामला सिर्फ और सिर्फ वोट शेयर पे रहेगा। क्योंकि खेल वोट शेयर का भी है। अन्ना द्रमुक अपने डाउनफॉल पर है, वह बीजेपी के साथ अलायंस में रही है, लेकिन जयललिता की मृत्यु के बाद और जिस तरह से उसको बंटवारा हुआ, एक फ्रैक्शन गया मोदी जी के साथ, उसके वोट शेयर में गिरावट आने की आशंका है। इसका लाभ उठाने की भरपूर कोशिश यहां पर अन्ना द्रमुक कर रहा है, और डीएमके का कहना है कि अन्ना द्रमुक और बीजेपी के बीच एक गुप्त समझौता है। एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की, लोकतंत्र पे गहराते संकट की, और बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सलाम करना बहुत जरूरी है द ग्रेट डिक्टेटर को। जी हां, चार्ली चैपलिन को, जिनका आज जन्मदिन है। 135वां जन्मदिन दुनिया के महानतम कलाकार चार्ली चैपलिन का है, जिन्होंने बताया तानाशाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हिटलर से ही क्यों ना मुकाबला हो, हमें न सच बोलना छोड़ना चाहिए और ना ही तानाशाह का मजाक उड़ाना छोड़ना चाहिए। देखिए द ग्रेट डिक्टेटर, उनकी जो महानतम कृति है, उसके कुछ डायलॉग्स, क्या यह कनेक्ट करता है भारत से आपको, यह मैं आप पे छोड़ती हूं। लेकिन द ग्रेट डिक्टेटर के ये डायलॉग्स अगर भारत में भी आपको कुछ हिम्मत दे पाए या कुछ सोचने पे मजबूर कर पाए, ये मैं आप पे छोड़ती हूं। शुक्रिया। Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world. Let us all unite.